दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2014 के हल प्रश्न पत्र को तैयार करेंगे, जो कि 3/8/2014 को आयोजित हुई थी। सबसे पहले प्राचीन इतिहास को देखेंगे, इतिहास खंड के तहत। जी हाँ, मैं आलोक कुमार सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पहला सवाल, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो सही जवाब है 81 ईस्वी सन या फिर 81 एडी, याद रखिएगा। फिर है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? जी हाँ दोस्तों, सुदर्शन झील से एक न एक सवाल आने की प्रबल संभावना रहती है। तो रुद्रदामन प्रथम ने जो है दिए गए विकल्पों में बिना बेगार के जीर्णोद्धार कराया था। बात करें सुदर्शन झील की दोस्तों, तो इसका निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण कराया था और गवर्नर जो था उसका, जिसका नाम था पुष्यगुप्त, उसने इसका निर्माण कराया था। मतलब उसके संरक्षण में इसका निर्माण किया गया था। उसके बाद दोस्तों अशोक का नंबर आया। ये मैंने एक ट्रिक बनाया है, कार्स अपान PTSP। तो सी से है चंद्रगुप्त मौर्य और पी से है उसका गवर्नर पुष्यगुप्त। फिर ए से है अशोक और उसका गवर्नर टी से तुषास्प। तो अशोक के समय में उसके गवर्नर तुषास्प ने उसका जीर्णोद्धार कराया। फिर आर से है दोस्तों रुद्रदामन। याद रखिएगा, रुद्रदामन ने जो है सुविशाख नामक अपने गवर्नर के माध्यम से इसका जीर्णोद्धार कराया था। फिर अंत में बचा है एस। जी हाँ दोस्तों, एस का मतलब है दोस्तों स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने, पी से मतलब पर्णदत्त, स्कंदगुप्त ने जो है अपने गवर्नर पर्णदत्त के माध्यम से इसका जीर्णोद्धार कराया था। तो यह एक क्रम बना हुआ है जिसको कार्स नाम से जो है व्यवस्थित किया जा सकता है, और नीचे जो है PTSP जो कि दिए गए शासकों के गवर्नर हैं, उससे जो है उनका भी क्रम निर्धारित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा कार्स अपान PTSP, तो भूलेंगे नहीं। मध्यकालीन इतिहास से आए हुए प्रश्न को देखते हैं। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? तो सही जवाब है जहां आरा को। याद रखिएगा, जहां आरा जो है शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। याद रखिएगा, वह अपने पिता के उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन थी। जहां आरा, इसी को साहिबात उज जमानी की उपाधि दी गई थी। फिर है 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो सही जवाब है रावी नदी जो है दिल्ली के सुल्तानों और मंगोलों के बीच में एक प्रमुख सीमा थी। फिर है, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? दोस्तों एक सवाल इससे जरूर पूछ लिया जाता है आम तौर पे, तो आपने देखा होगा कई बार यह सवाल रिपीट हुआ है। तो महबूब ए इलाही जो है शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। याद रखिएगा, ये जो है बाबा फरीद के शिष्य थे। यह भी याद रखिएगा कि इनका शिष्य जो है अमीर खुसरो था। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो जो थे वह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनका मकबरा या फिर दरगाह जो है वह दिल्ली में अवस्थित है। यह सवाल भी आपसे पूछ लिया जाता है। एक मिनट दोस्तों, रंग चेंज कर लें। जी हाँ, और इन्होंने जो है 7 सुल्तानों का काल देखा था। याद रखिएगा, गुरु गुरु रह गए और चेला शक्कर हो गया। तो निजामुद्दीन औलिया ने जो है बस 7 सुल्तानों का शासन देखा था। वहीं इनके शिष्य अमीर खुसरो ने जो है 8 सुल्तानों का काल देखा था।
यह भी याद रखिएगा। तो किसी किसी किताब में थोड़ा बहुत फेरबदल आपको मिल सकता है, लेकिन ऑथेंटिक जानकारी आपको दे रहा हूँ। निजामुद्दीन औलिया ने जो है 8 सुल्तानों का शासन देखा था, वह माफ़ कीजिएगा, अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था, वहीं निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इन्हीं ने मतलब निजामुद्दीन औलिया ने जो है हनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है नामक नारा या फिर उक्ति कही थी। किसके लिए? गयासुद्दीन तुगलक के लिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो सही जवाब है ख्वाजा उस्मान हरूनी के। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था दोस्तों, तो सही जवाब है 7 वर्षों में। लेकिन दोस्तों आयोग ने जो है इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया है, तो ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है इस सवाल पर। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो दोस्तों दस्तार बंदान जो हैं वह ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए कहा जाता था, जिनको जो है उलेमा भी कहते थे। इन्हीं को सामूहिक रूप से दस्तार बंदान कहा जाता था। दस्तार बंदान, दस्तार जो है पगड़ी को कहते हैं दोस्तों, बंदान मतलब बंदों से संबंध है इसका, तो पगड़ी पहनने वाले बंदों को ही जो है दस्तार बंदान कहा जाता था। इस तरह से इसको लिंक कर लीजिएगा। आधुनिक इतिहास से पूछे जाने वाले सवालों को देखते हैं दोस्तों। कुछ समय की कमी के चलते दरअसल मैं भी आप सब की तरह जो है घर पे आया हुआ था और चीज़ें आपको समय से नहीं दे पाया, लेकिन निश्चिंत रहिए, फरवरी वाला करंट अफेयर्स तैयार कर रहा हूँ, जल्द ही आपको दे दूँगा। वादे पे खरा ना उतर पाने के लिए खेद है, लेकिन निश्चिंत रहिए दोस्तों, बाकी सब कवर करते रहिए। मैंने आपसे जो कहा है, जो आपसे वादा किया है कि करंट अफेयर्स आपको एकदम चुन चुन के तैयार कराऊंगा, उस पर मैं पूरा खरा उतरूंगा। परीक्षा से पहले कराऊंगा, या भी गांठ बांध लीजिएगा। बंगाल के दोस्तों ये 2014 कर रहे हैं, इसके बाद 13 करेंगे और फिर 12, इसके बाद यह ख़त्म हो जाएगा। फिर केवल और केवल करंट अफेयर्स, बजट और आर्थिकी, ये 3 हिस्से बचेंगे। इनको हम जल्दी से जल्दी तैयार कर लेंगे। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा गया है। विकल्प में जो है करजन भी दिया जाएगा, तो हड़बड़ा के करजन मत करियाना। करजन नहीं था दोस्तों, करजन जो था वह वायसराय था। याद रखिएगा, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात कही गई है, तो याद रखिएगा सर एंड्रयूज फ्रेजर थे। याद रखिएगा, एंड्रयूज फ्रेजर जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बंगाल के, जब विभाजन हुआ था बंगाल का। कब? यह भी पूछ लिया जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को। वायसराय करजन थे। ठीक है, एंड्रयूज से याद आया कि CF एंड्रयूज, जी हाँ दोस्तों, इनको जो है दीन बंधु की उपाधि दी गई थी। यह भी आपसे पूछ लिया जाता है। हार्डिंग ने जो है दोस्तों बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द घोषित कर दिया। याद रखिएगा। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ी तबीयत नासाज है। ब्रिटिश पत्रकार HW नेविल्सन किससे जुड़े थे? तो सही जवाब है स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। वहीं दोस्तों यदि बात करें बेब मिलर की, तो बेब मिलर जो हैं दोस्तों सविनय अवज्ञा नामक आंदोलन से जुड़े थे। बेब मिलर जो हैं अमेरिकी पत्रकार हैं, USA के पत्रकार थे। याद रखिएगा। वहीं HW नेविल्सन जो हैं वह ब्रिटिश पत्रकार थे। इनकी एक पुस्तक जो है दोस्तों, उसका नाम द न्यू स्पिरिट इन इंडिया, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो सही जवाब है महात्मा गांधी को यह कार्य सौंपा गया था। जलियांवाला हत्याकांड जो है कब हुआ था, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। 13 अप्रैल 1919 को।
आयोग ने जो है दोस्तों इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है, तो ज़्यादा लोड लेने की पुनः आवश्यकता नहीं है। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? जी हाँ दोस्तों, 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई थी। उस समय गांधी जी के साथ मौलाना शौकत अली तथा सैफुद्दीन किचलू ने जो है इनकी अर्थी को कंधा दिया था। वहीं हसरत मोहानी ने जो है शोक गीत से जो है सबका मन मोह लिया था। यह भी याद रखिएगा, मतलब उन्होंने शोक गीत पढ़ा था। इसको अन्यथा मत जोड़िएगा, केवल और केवल याद रखने के उद्देश्य से आपको बताया कि उन्होंने मन मोह लिया था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे दोस्तों? तो सही जवाब है मनसुख लाल नजर। इसका संपादन कब से शुरू हुआ, यह भी याद रखिएगा, 1903 से शुरू हुआ था। प्रथम संपादक मनसुख हीरालाल नजर थे, जो नटाल कांग्रेस के सचिव भी थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी 4 भाषाओं में प्रकाशित होती थी। यह भी याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी के विषय में कौन सा एक कथन असत्य है दोस्तों? तो देखते हैं। पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। एकदम सही कथन है दोस्तों। फिर दूसरा विकल्प है 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। यह कथन भी सही है। वहीं दोस्तों 1893 में जो है उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह भी आपको याद रखना है। फिर है उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गोफ्तार को शुरू किया था, तो यह कथन भी सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। यही कथन भैया गलत है। यहाँ पर जो है 3 बार उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ये होना चाहिए था। तो विकल्प डी जो है सही उत्तर नहीं है। उन्होंने 1886 में और 1893 और फिर 1906 में कुल 3 बार जो है अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, वह दोस्तों अमृतसर अधिवेशन 1919 था। याद रखिएगा, यहाँ पर भाग लेने की बात कही गई है, ना कि अध्यक्षता करने की बात कही गई है। तिलक ने जो है उत्तरदायी सहयोग की नीति को अपनाने की सलाह दी थी यहीं पर। यह भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तरदायी सहयोग की नीति किसने प्रतिपादित की थी, या फिर रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन की नीति किसने प्रतिपादित की थी, या फिर इसको अपनाने की सलाह किसने दी थी, या फिर इसको अपनाने की सलाह कौन से अधिवेशन में दी गई थी। इस तरह से 3-4 सवाल आपसे घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। तो 1919 अमृतसर अधिवेशन की बात हो रही है। और बात करें इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो MLN अर्थात मोतीलाल नेहरू। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था? याद रखिएगा, किसमें कहा था? तो सही जवाब है हिंद स्वराज में कहा था। और यह जो पुस्तक है, या फिर मतलब यह पुस्तक जो है कब लिखी गई थी, तो 1909 में लिखी गई थी। मूलतः गुजराती में लिखी गई थी। यह भी याद रखने वाली बात है। तो दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ऐसा आप करते हैं तो मनोबल और उत्साह बढ़ता है और चीज़ें उतनी ही जल्दी से आपको देने के लिए मैं उत्सुक हो जाता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और सही क्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित कीजिए। तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि रॉलेट एक्ट जो है वह कब पास हुआ था, तो फरवरी 1919 में। यह जरूर याद रखिएगा, एक सवाल पूछ लिया जाता है, सीधे पूछा जा सकता है और ज़्यादातर जो है वह कथन के रूप में पूछ लिया जाता है। या तो फरवरी रहेगा या मार्च रहेगा, तो आपको गांठ में बांध लेना है, फरवरी में विधेयक पास हुआ था रॉलेट एक्ट वाला। जलियांवाला बाग नरसंहार सभी को पता होगा, बच्चा सवाल है।
13 अप्रैल 1919 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 और बीजी तिलक का निधन 1 अगस्त 1920। दोनों बातें भी ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर नामक पुस्तक जो है दुर्गा दास ने लिखी है, ना कि फ्रैंक मोरिस ने लिखी। बाकी इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। और इंडियन स्ट्रगल जो है एस.सी. बोस ने लिखी है, याद रखिएगा। बीजी तिलक को सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो सही जवाब है मैक्स मूलर ने यह बात कही थी, रट जाइएगा। यह एक प्रसिद्ध विद्वान था। और अगला सवाल है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो सही जवाब है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। फिर है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सही जवाब है रफीक जकारिया जी जो थे वह इस पुस्तक के लेखक थे, याद रखिएगा। अपनी फांसी से पूर्व निम्न में से किन क्रांतिकारियों में से किस एक ने जो है पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी मां का ही दूध पीऊंगा? तो सही जवाब है राम प्रसाद बिस्मिल। इनको जो है दोस्तों गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई थी, यह भी आपसे पूछ लिया जाता है। निम्न में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो सही जवाब है एल.एन. कैंपबेल जॉनसन ने। सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है, तो सीधे आते हैं विकल्पों पर और उनके सुमेलन पर। विनोबा भावे वैयक्तिक सत्याग्रही थे, पहले याद रखना है। बीजी तिलक होम रूल आंदोलन से संबंधित थे। अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन और सरोजनी नायडू जो है धर्षणा रेड से संबंधित थीं। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो याद रखना है गोविंद बल्लभ पंत। काकोरी जो कांड हुआ था उसका नाम अब काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है। यह कांड दोस्तों या फिर यह घटना जो है 9 अगस्त 1925 को घटी थी, जिसमें सरकारी खजाने और हथियारों से भरी गाड़ी को जो है कुछ क्रांतिकारियों ने लूट लिया था, जिनमें 4 तो हमारे जिले से ही थे दोस्तों, शाहजहांपुर से। आपको मैं इस प्रश्न को पहले भी बता चुका हूं और डिटेल में। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था, जिसने जो है इस विधेयक को 4 जुलाई 1947 को पेश किया था, याद रखिएगा। अगला सवाल, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना? तो सही जवाब है एस.सी. बोस ने। फिर है निम्न में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो सही जवाब है
डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने जो है इस घटना को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण कहा। तो ये जो है विभाजन के विरोधी थे, याद रखिएगा। और आपसे एक सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि किचलू जो है दोस्तों वह किस कमेटी के अध्यक्ष थे? तो पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। अगला, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भगत सिंह की जो पुस्तक है दोस्तों द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नहीं है। यह पुस्तक जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा की है, याद रखिएगा। बाकी बंदी जीवन जो है वह सचिंद्र सान्याल की है। द ड्रीमलैंड लाला राम शरण दास की है। और द फिलॉसफी ऑफ बम्ब जो है भगवती चरण बोहरा की है, यह भी याद रखिएगा। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो सही जवाब है अबुल कलाम आजाद। फिर दोस्तों जियोग्राफी से पूछे गए सवालों को देखते हैं। कई लोग कमेंट में जो है आलोचना करते हैं, तो अच्छा है। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। हाँ, इस वाले सिद्धांत को मैं फॉलो करता हूँ। तो कुछ निंदक भी होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं जो है हमको सुधारने का काम करते हैं, बिना किसी श्रम के, मतलब उनके प्रति ना किसी पैसे के ना किसी श्रम के, और हमको एक अच्छा सा सुझाव दे देते हैं, भले ही अज्ञानवश देते हो। तो कई लोग जो है तीखी कमेंट करते हैं, उनका भी स्वागत है। मैंने उस कमेंट को हटा दिया दोस्तों, लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि उसको हटाना नहीं चाहिए था। अब जो है नहीं हटाया करूँगा। जनजातियाँ दी गई हैं और क्षेत्र दिए गए हैं, क्या करना है? एक से दूसरे को मिलाना है। तो सीधे उत्तर में ही चलते हैं। बीरहोर जनजाति झारखंड से है, इसको पहले भी आपको बता चुका हूँ। एक पेपर में इसको रिपीट किया है, पुनः पूछा गया है इसको। भोटिया जो है वह सिक्किम में है। वहीं यदि दोस्तों भोटिया आपसे कहा जाए, भोटिया, यहाँ भोटिया की बात हो रही है, तो भोटिया की बात आए तब उत्तर प्रदेश करिएगा। टोडा जनजाति तमिलनाडु में सेंट नेलीज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। कथन कारण दिया गया है, भारत के पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। कतई सही बात है, क्योंकि वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। एकदम सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है। कारण जो है कथन की व्याख्या करता है, तो विकल्प ए सही होगा। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है दोस्तों किन देशों के बीच? तो सही जवाब है भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और चीन के बीच दोस्तों कौन सीमा निर्धारित करती है? मैकमोहन रेखा। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच जो है दोस्तों वह 39 डिग्री अक्षांश जो है 39 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो है वह सीमा का निर्धारण करता है। वहीं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो है वह सीमा का निर्धारण करता है, याद रखिएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो सीमा का काम करने वाली अक्षांश रेखा है वह 38वीं है, याद रखिएगा। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच वाली 49वीं है। इस तरह से सुधार कर लीजिएगा, माफी चाहता हूं। फिर है गन्ना उत्पादन 2013 में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है दोस्तों? तो 2013 का सवाल है, करंट अफेयर्स का सवाल था। तो 21-22 के संदर्भ में देख लेते हैं। गन्ना उत्पादक जो 4 अग्रणी राज्य हैं वह हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर कर्नाटक। चौथा इन्होंने दिया नहीं। ये सब आपको डाटा जो है
आपको आर्थिकी के तहत उपलब्ध करा दूंगा। तो इस तरह के जो भी सवाल आए उनको बस इतना ध्यान में रखिए कि सवाल पूछा क्या गया था, उत्तर मत देखिए, सवाल पूछा क्या गया था, उत्तर मैं आपको दूंगा आर्थिकी के निचोड़ के तहत, तो निश्चिंत रहिए। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो सही जवाब है वृक्षनुमा। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है? तो उस समय जो था दोस्तों दिल्ली था, लेकिन 26 जनवरी के बाद जो है 2020 के बाद लद्दाख हो गया है, याद रखिएगा। विश्व का भूगोल से बनने वाले सवाल देखते हैं दोस्तों। वायु दाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। आपको पता भी होगा जब टेम्परेचर जो है दोस्तों ज़्यादा होता है तो एयर प्रेशर लो हो जाता है, और यही कारण है दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी वगैरह पे जो है निम्न वायुदाब क्षेत्र के चलते चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। फिर दिखाना है विश्व में देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही घटता हुआ या फिर अवरोही क्रम क्या है दोस्तों? तो ये सब विकल्प व्यवस्थित नहीं दिए गए हैं। तो आपको सही बता दूं कि यूएसए में जो है सर्वाधिक लंबा रेल नेटवर्क है, दूसरे नंबर पर रसिया है, तीसरे नंबर पर अपना प्यारा भारत महान, वहीं चौथे नंबर पर चीन है। वहीं यदि सड़क नेटवर्क की बात की जाए तो भारत जो है दूसरे नंबर पे है और यूएसए पहले नंबर पे है। ये आपको मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताया है। निम्न में से कौन एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है दोस्तों? तो सही जवाब है उत्तरी अटलांटिक। कुछ लोगों का कहना है कि मैं उस पर घोंच काहे देता हूँ, घोंचम घोंच क्यों कर देता हूँ किताब पर। तो दोस्तों उसकी वजह यह है कि मुझको लिखना कम पड़ता है, बस केवल और केवल अंडरलाइन ही करना पड़ता है, तो इसलिए आपको पहले से चीज़ें उपलब्ध करा देता हूँ। बार बार कहते अच्छा नहीं लगता है कि संसाधन बहुत सीमित हैं, इस वजह से तकनीकी जो है एकदम अप टू डेट नहीं है, काम चल रहा है बस। इसीलिए कहता हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, सहयोग बनाए रखिए। निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है? तो बता दिया उत्तरी अटलांटिक। चक्र बाद दिए गए हैं और कहा गया है कि किस देश में किस नाम से इनको पुकारा जाता है। तो सही जवाब है बिलीबिली को जो है ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है चक्रवात को, या फिर ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को बिलीबिली, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन, चीन में जो है टाइफून, फिलीपींस में बागियो कहा जाता है। कई बार इस प्रश्न को रिपीट किया गया है एज ए डिश। कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? तो दिए गए विकल्पों में कनाडा सही उत्तर है। वहीं यदि सर्वाधिक बात करें पूरे विश्व में निक्षेप की यूरेनियम के, तो सही जवाब होगा कजाकिस्तान KZK, जिसकी पहले राजधानी जो थी वह अस्तना हुआ करती थी। अब जो है इसकी राजधानी बदल दी गई है, उसका नाम नूर सुल्तान कर दिया गया है, और यहीं पर उत्पादन भी होता है सर्वाधिक, यह भी याद रखिएगा। जापान लगभग आत्मनिर्भर देश है किस मामले में? तो सही जवाब है तांबे के मामले में जो है लगभग और लगभग आत्मनिर्भर देश है जापान। कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं, मतलब यूरोप और एशिया में? तो सही जवाब है स्टेपीज। डाउन्स जो है दोस्तों अफ्रीका में, माफ कीजिएगा, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, बेल्ट्स अफ्रीका में, और प्रेरीज जो हैं वह अमेरिका में पाए जाते हैं। चारों घास के मैदान हैं, याद रखिएगा। पर्यावरण के सवाल देखते हैं। हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सही जवाब है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। फिर दिए गए हैं अभयारण्य और उनके स्थान, बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है।
तो सांडी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई में अवस्थित है। यही एक विकल्प सही है, अन्य सभी सुमेलित नहीं है। बाकी महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य जो है वह गौतम बुद्ध, माफ कीजिएगा, महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य जो है वह ललितपुर जिले में अवस्थित है। ओखला वन्यजीव अभयारण्य गौतम बुद्ध नगर में अवस्थित है, याद रखिएगा। और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो है बखीरा कबीरा मतलब संत कबीर नगर में अवस्थित है। तो इस तरह से आपको सारे विकल्प बता दिए हैं। कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो इसमें जो दिए गए विकल्प हैं वह तो सही नहीं है और इसको मूल्यांकन से बाहर भी कर दिया है, तो ज़्यादा परेशान और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जानकारी के लिए हम लोग देख लेते हैं। सुनहरे लंगूर जो हैं वह विलुप्त प्राय हैं। गिब्बन जो हैं वह भी विलुप्त प्राय या फिर इंडेंजर्ड हैं। एशियाई जंगली कुत्ते भी इंडेंजर्ड हैं और मरुस्थलीय बिल्लियां कम खतरे में हैं, मतलब लीस्ट कंसर्न की बात है। फिर अगला सवाल, कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो व्यापक नीच या फिर ब्रॉड निके जो है किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी तीनों जो हैं प्रजातियों के विलोपन के लिए उत्तरदायी हैं। एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर जो है उत्तर 4 दिया है, लेकिन बाद में आयोग ने इसको हटा दिया। लेकिन जानकारी के लिए देख लेते हैं कि कुल 40 अध्याय थे इस समझौते में, जिन्हें 4 वर्गों में बांटा गया था। इतनी सी बात थी। और सतत विकास के संबंध में जो है संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी स्वेच्छा से लागू की जाने वाली कार्य योजना थी। कौन? एजेंडा 21। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? तो एकदम बच्चा सवाल है भैया, पश्चिमी घाट। और कौन कौन से स्थान हैं? तो पूर्वी हिमालय, म्यांमार भारत सीमा और सुडालैंड। इस तरह से याद रखिएगा, बहुत ही आयोग का प्रिय सवाल है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? तो सब जान रहे होंगे 33%। और यह जो है राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निर्धारित किया गया है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो एकदम बच्चा सवाल है भैया, 16 सितंबर को। कई बार इसको बता चुका हूं, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर साइन हुए थे समझौते पर, जो कि ओजोन संरक्षण से संबंधित था, और 1989 में यह लागू हुआ था। तो पता हो गया होगा विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है दोस्तों? तो ध्वनि प्रदूषण से। कुछ ऐसे वृक्ष जो है कटारों के रूप में लगाए जाते हैं जो ध्वनि को ज्यादा से ज्यादा अवशोषित कर सके। माफ कीजिए दोस्तों। ग्रीन मफलर, जिस तरह से व्यक्ति ठंड से बचने के लिए मफलर बांधता है ना, वैसे ही प्रदूषण से बचने के लिए, ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए आदमी जिन ध्वनि अवशोषक पौधों से बने मफलर को बांधता है, मतलब प्रतीकात्मक स्तर पर बात कर रहा हूं, तो इसे ही ग्रीन मफलर कहा जाता है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझे होंगे। निम्न में से कौन एक विश्व का, मतलब जो मफलर बना है ना, वह ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए बना है, और बना किसका है? ध्वनि प्रदूषण अवशोषक पौधों से। तो निम्न में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो सही जवाब है समुद्र। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। बहुत रिपीट किया गया है सवाल, और कई बार आपको बता चुका हूं। तो इनमें जो दिए गए विकल्पों में सही जवाब होगा वह धान का खेत होगा। बाकी कोयले की खदानें, घरेलू पशु जो कि जुगाली के माध्यम से करते हैं, आर्द्र भूमियां, कूड़े के ढेर, दीमक की बावी इत्यादि।
नीरी कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो नीरी जो है नागपुर में अवस्थित है। बहुत बार पूछा जाता है, रट जाइएगा। निम्न वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? कई बार बता चुका हूँ, 1986 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, याद रखिएगा। भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह भी कई बार बताया हूँ, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका पहले नाम हैली नेशनल पार्क था, यह भी याद रखिएगा, हैली। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। और यहीं से दोस्तों 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर नामक परियोजना की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में इसका नाम जो है वह रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, याद रखिएगा। बाकी नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। यूपी वाले इसको तो कतई रट लें कि दुधवा नेशनल पार्क कब स्थापित हुआ था? 1977 में। निम्न में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? तो सही जवाब है सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों, ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों के साथ मिलकर किसी अन्य प्रदूषक के साथ मिलने से पैदा होते हैं, द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे ओजोन हो गया, पराक्सी एसिटिल नाइट्राइड इत्यादि। वहीं ऐसे प्रदूषक जो सीधे वायु में मिल जाते हैं स्रोत से, वह प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर कौन सा सुमेलित नहीं है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। बाकी राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हाथियों से संबंधित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी से संबंधित है। वहीं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर से संबंधित है। मानस में एक सींग वाला गैंडा भी मिलता है, यह भी याद रखिएगा। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है किसका दोस्तों? तो स्किन कैंसर का हो सकता है। तो विकल्प डी सही है। इसी विकिरण को रोकने का काम जो है कौन करता है दोस्तों? ओजोन परत करती है। यह कहाँ अवस्थित होती है? तो इसको भी रट जाइएगा, समताप मंडल। और दोस्तों, वह मंडल जहां एरोप्लेन उड़ते हैं वह भी समताप मंडल ही है। तो 3 से 4 सवाल आपको दिए गए हैं। इसी को कहते हैं मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, PYQs विद मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। यही हमारी क्लास का नाम भी है इसका। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है दोस्तों किससे? अल्ट्रा वायलेट किरणों से। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं इस सवाल को। जैव विघटित प्रदूषक है, तो सही जवाब है बाहित मल। मतलब ऐसा प्रदूषक जिनको बैक्टीरिया वगैरह विघटित कर सकते हैं। तो इनमें से केवल और केवल बाहित मल ही है। और ऐसे कौन कौन से प्रदूषक होते हैं? मूत्र हो गया, घरेलू अपशिष्ट इत्यादि। जैव विविधता का अर्थ क्या है दोस्तों? तो जैव विविधता जो है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं का समुच्चय होती है। तो विकल्प सी सही उत्तर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है भैया। और यह जो है पार्क दिए गए हैं, अभयारण्य दिए गए हैं, और दूसरा किस राज्य में है तो याद रखिएगा, यही सब देखना है। दाची गांव वन्य जीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है। केवला देव घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरला में है। तो केवला देव घाना पक्षी अभयारण्य की बात करें दोस्तों, तो एक तो यह और दूसरा चिल्का झील, ये दोनों पहले भारत के रामसर साइट है, याद कर लीजिएगा भैया। चिल्का झील और केवला देव घाना पक्षी अभयारण्य, इनको 1981 में पहली बार जो है रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया था भारत में। विज्ञान से बनने वाले सवालों को देखते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो आधी उस दर्पण की ऊंचाई जो है दोस्तों व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए।
होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। और इनको जो है परमाणु कार्यक्रम का जनक भी कहते हैं। किसको? होमी जहांगीर भाभा को। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं दोस्तों, आपको पता होगा निर्वात में नहीं चल सकती हैं, बाकी ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है दोस्तों? तो सही जवाब है सौर सेल। निम्न में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है एक निश्चेतक है, ना कि विस्फोटक। निश्चेतक क्या होते हैं दोस्तों? जो एनेस्थीसिया का काम करते हैं, एनेस्थेटिक, बेहोशी का काम करते हैं, तो डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशन वगैरह करने से पहले। बाकी ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, डाई नाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राई नाइट्रामीन, ये सब जो हैं विस्फोटक पदार्थ हैं। जीव विज्ञान को देख लेते हैं। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है, जिसमें दोस्तों क्या होता है कि निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता है। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति बार बार खर्राटे लेता है ना, जब तक कुछ अंतराल पर, तो वह जो है स्लीप एपनिया से ही ग्रसित होता है। अस्पताल के निम्न में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? तो सही जवाब है कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होगी। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः दोस्तों छोटे बच्चों में पाया जाता है। कुछ समुद्रीय जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर में प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं दोस्तों? तो बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं इस घटना को। याद रखिएगा, जुगनुओं की बात हो रही है। इन जीवों के शरीर में फोटोफोर नामक एक अंग पाया जाता है जो यह काम करने के लिए जिम्मेदार होता है। और याद रखिएगा, यह जो प्रकाश उत्पन्न होता है ना, यह ऊष्मा रहित होता है। स्त्रियों में रजोन वृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो इसमें से दोस्तों कोई भी सही नहीं है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों ही हार्मोन महिलाओं में जो है उत्पन्न होते रहते हैं। बाकी टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो है वह पुरुषों से संबंधित है, यह भी याद रखिएगा। और आयोग ने इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया है, यह भी याद रखिएगा। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती वह कौन सी होती है? तो सही जवाब है इनमें से कोई भी हो सकती है। तो सारे विकल्प सही हैं। फिर चाहे पांव से ली गई सिरा हो, या अग्रहस्त से ली गई धमनी हो, या सीने के बक्ष स्थान से ली गई धमनी हो, तो डी विकल्प सही है, इनमें से कोई नहीं। आपको पता ही होगा दोस्तों, जब हृदय की कोई धमनी अवरुद्ध हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए, उसको ठीक तो नहीं किया जाता, उसको बाईपास करके एक नई धमनी डाल दी जाती है। एक नई नस निकाल कर उस धमनी को बाईपास करते हुए उसको पुनः उसी धमनी से जोड़ दिया जाता है, तो इसको कहते हैं बाईपास सर्जरी। तो पुरानी तो लगी रहती है, नई और लग जाती है। और या ली कहाँ से जाती है? या छाती के अंदर से, हाथ से, पैर से, या फिर इस सेफनस वेन से निकालकर ली जाती है। बायोलॉजिकल रीसरफेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीकी है जिसके द्वारा उपचार करते हैं दोस्तों। इन सभी का उपचार होता है। हम सभी जानते हैं कि हड्डियों के जोड़ों में उनके सिरों पर चिकने एवं लचीले ऊतक की परत होती है, जिसको जो है दोस्तों कार्टिलेज कहते हैं। जैसे यदि आप यंत्र वगैरह घर में होंगे, कृषि यंत्र, तो आपने देखा होगा एक बुश होता है, तो वह बुश जो है मेन सीट और जो उस पर शाफ्ट होती है, चलती है, उसके बीच काम करता है। तो वह जो है उसको एकदम सरल
सरलता वाला माहौल देता है ताकि घर्षण कम रहे। जैसे इंजन की क्रैंक होती है तो उसमें एक बुश होता है, तो ऐसा ही बुश जो है दोस्तों व्यक्ति की दो हड्डियों के बीच होता है, और यही बुश जब कट जाता है तो हड्डियां चर चर करने लगती हैं और वहीं पर जो है दोस्तों दर्द होने लगता है। ऐसा प्रायः होता क्यों है? आयु की वृद्धि से होता है, पोषण ना मिल पाने की वजह से होता है, जिससे कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियां रगड़ खाने लगती हैं, टरटराने लगती हैं। इस रोग को जो है संधिवात कहते हैं, ऑस्टियो ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। तो दोस्तों इसका उपचार है क्या? ये जो सतह है ना दोस्तों कार्टिलेज वाली, इसी को बदल दिया जाता है, तो इसको जो है ज्वाइंट रिसरफेसिंग कहते हैं। तो जो सरफेस होती है ना कार्टिलेज वाली, उसी को फिर से वहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है, तो जो सरफेस होती है उसको रीसरफेस कर दिया जाता है, इसीलिए इसको ज्वाइंट रिसरफेसिंग कहते हैं। तो घुटनों, कंधों, नितंबों और एड़ी जैसे कशेरुकी प्राणियों के शरीर के जोड़ों का उपचार इस तकनीकी से किया जा सकता है। फिर है विटामिन, कुछ दोस्तों सूची 1 दी गई है, सूची 2 और उनके संबंध बताए गए हैं। विटामिन B12 जो है दोस्तों कोबाल्ट इससे संबंधित है, हीमोग्लोबिन लोहे से संबंधित है, क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम से संबंधित है और पीतल तांबे से संबंधित है। याद रखिएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस प्रश्न में। पॉलिटी के सवाल देख लेते हैं। निम्न में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो सही जवाब है उपर्युक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार के अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गोयर थे। याद रखिएगा। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की बात आए तब दोस्तों उसको ठीक वैसे ही हटाया जाएगा जैसे हाई कोर्ट के, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है या फिर CJI को हटाया जाता है। तो याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल निर्वाचन आयुक्त की बात की गई है, तो उसमें जो है सलाह लगेगी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो विकल्प जो है C सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर किसको? राष्ट्रपति को। ऐसा किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 124(2) में यह प्रावधान है। राज्यसभा के विषय में कौन सही है? दोस्तों इस टर्म को गंभीरता से पढ़ा करिए, कौन सही है कौन सही नहीं है। तो यह भंग नहीं की जा सकती है, यह कथन सही है दोस्तों, क्योंकि भंग इसको किया जा सकता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यह कथन सही नहीं है, कार्यकाल 6 वर्ष को होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो यह भी सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, यह कथन गलत है। तो कथन 1 और कथन 3 सही है। तो इस तरह से जो है सही उत्तर विकल्प C होना चाहिए। और राज्यसभा की सदस्यता के लिए आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। भारत की संसद किन से मिलकर बनी होती है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों विकल्प सही है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलाकर बनती है। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना किन अनुच्छेदों के तहत की गई है? तो सही जवाब है अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत की गई है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? तो BN राव जो हैं संवैधानिक सलाहकार थे।
निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे दोस्तों? तो कूट के अनुसार हमको चयन करना है। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वह सदस्य नहीं थे, बाकी एन गोपाला स्वामी भी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे। तो कथन 1 और कथन 3 सही है। पटेल साहब नहीं थे, तो विकल्प सी वाला सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो आप सभी जान रहे होंगे, योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इसका गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था और वर्तमान में इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया है, और जिसके नए जो सीईओ बनाए गए हैं वह BVR, जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ PVR, इस तरह से लिंक करेंगे तो भूलेंगे नहीं, BVR सुब्रमण्यम है, याद रखिएगा। और जो इसके उपाध्यक्ष है वह सुमन बेरी हैं, और अध्यक्ष आपको पता ही है प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व उसकी सूचना राष्ट्रपति को देना आवश्यक है? तो सही जवाब है 14 दिन पहले, और यह प्रावधान अनुच्छेद 61 में किया गया है। निम्न में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो सही जवाब है अनुच्छेद 40। आपको पता होगा यह प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। फिर है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है, और इस समिति में सदस्य कुल 22 होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत 118(4) के तहत लोकसभा का अध्यक्ष जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। किस बाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? बहुत बार पूछा गया भैया, तो सही जवाब है इनमें से तो कोई नहीं। फिर कौन है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी, और इसमें कहा गया था कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के संशोधन की पूर्ण शक्ति है, लेकिन वह कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान का मूल तत्व या उसका आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह दोस्तों राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनावों में कम से कम 8% वोट प्राप्त कर ले। तो सही विकल्प सी हो जाएगा, बाकी सब गड़बड़ हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने के सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। पता होगा आपको, आंध्र प्रदेश 1953 में बना था, हरियाणा 1966 में बना था, हिमाचल प्रदेश 1971 में और सिक्किम 1975 में बना था। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो सही जवाब है 2, लेकिन वर्तमान में इस प्रावधान को संविधान के 104वें संशोधन के तहत निष्प्रभावी कर दिया गया है, और 103वां संविधान संशोधन जो है वह आपको पता ही होगा EWS से संबंधित है। कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? थोड़ा मैनेज करिएगा दोस्तों, अच्छा प्रिंट नहीं आया है। तो सही जवाब है PVN राव समिति। बाकी LM सिंघवी, अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता तीनों समितियां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित की गई, अशोक मेहता 1977 और GVK राव 1985 और सिंघवी समिति 1986 में गठित की गई थी।
विश्व विकास प्रतिवेदन 2010 की विषय वस्तु थी दोस्तों। तो प्रश्न ही गलत दिया गया है दोस्तों, तो इसको जो है हम लोग सुधार लेते हैं। यहाँ पर होना चाहिए था मानव विकास रिपोर्ट 2010 की विषय वस्तु क्या थी। यदि इस तरह से प्रश्न होता तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाता। विकल्प सी क्या होता? राष्ट्रों का वास्तविक धन, मानव विकास के रास्ते। तो इसमें सुधार कर लीजिएगा, हालांकि आयोग ने इसको बाहर नहीं किया है मूल्यांकन से। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन की वृद्धि दर कितनी अनुमानित थी दोस्तों? तो सही जवाब है 4%। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। और क्या है दोस्तों? बच्चा सवाल है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति और उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति से संबंधित है। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है दोस्तों, किसका? तो सही जवाब है ग्रामीण विकास का। ट्राइसेम क्या है दोस्तों? ट्रेनिंग इंडियन यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यह जो है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समर्थन घटक के रूप में 1979 में प्रारंभ की गई योजना थी। इसको याद रखिएगा, कब प्रारंभ हुई थी? 1979 में। और IRDP कब शुरू हुई थी दोस्तों? तो 1978। एक मिनट। सरकारों के अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश का आकार कितना था? तो 1000 बिलियन। योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार 11-12 में निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में थी? तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। ये सवाल दोस्तों करंट अफेयर से ही संबंधित है, हालांकि इन्होंने इसको कैटेगराइज अच्छे से नहीं किया है, नहीं तो इधर वाला वेटेज कम हो जाता। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 30 से 35 सवाल आने तय हैं अभी तक का जो ट्रेंड है। निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण है या नोडल एजेंसी है? तो सही जवाब है योजना आयोग, लेकिन वर्तमान में इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है, या इसकी जगह नई बॉडी लाई गई है। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? तो सही जवाब है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी, यह भी याद रखिएगा। और इसके साथ ही दोस्तों एग्जिम बैंक की भी स्थापना इसी वर्ष की गई थी, हालांकि दिन अलग है, लेकिन 1982 में उसकी भी स्थापना हुई थी। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है? तो सही जवाब है आर्थिक विकास से संबंधित है। यह अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित दस्तावेज है जो कि भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने से संबंधित था। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी थी? तो सही जवाब है नरकसे ने दी थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में लाया गया, साक्षरता अभियान 2009, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में लाया गया। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध दोस्तों किससे है? तो सही जवाब है स्वास्थ्य से संबंध है इसका। और यह सवाल फिर से रिपीट किया गया, यह भी याद रखिएगा, मतलब आगे के वर्षों में रिपीट हुआ है। तो अर्थशास्त्रियों के द्वारा यह नया सूचकांक विकसित किया गया, जिसकी फुल फॉर्म है अचीवमेंट्स ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रेन इंडेक्स। यह जो है उत्तरजीविता, टीकाकरण, पोषण और स्कूल जाने के 4 संकेतकों के आधार पर बच्चों के विकास का आकलन करता है। कौन एक अंतरिम रेल बजट 14-15 की विशेषता में नहीं था? तो दोस्तों करंट अफेयर्स का सवाल है, इसको छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं।
जनसंख्या और नगरीकरण। निम्न में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो दिए गए विकल्पों में पाकिस्तान दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है दोस्तों? तो सही जवाब है तमिलनाडु में। प्रथम स्थान दोस्तों केरला का है, दूसरा तमिलनाडु का है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो भी सवाल है वह 2011 की जनगणना को आधार बनाकर उनका जवाब दिया गया है, याद रखिएगा। तो मैं बार बार नहीं कहूँगा 2011। भारत की जनगणना के अनुसार किन राज्यों में, मतलब निम्नलिखित राज्यों में किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है? तो सही जवाब है केरल में। और आमतौर पे लोग केरल सही उत्तर के रूप में नहीं चुनेंगे क्योंकि वह पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि लिंगानुपात केरला में सर्वाधिक है। राज्य के सवाल देख लेते हैं। कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो अभ्रक नहीं पाया जाता, बाकी सारे खनिज जो है छिटपुट रूप में पाए जाते हैं। अब आगे सवाल करंट अफेयर्स के आ गए हैं, इनको छोड़ते हैं और सीधे बढ़ते हैं हम लोग आगे। बस अंतिम सवाल बचा है एक, और वह है विविध। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है हैदराबाद में। तो दोस्तों यह 2014 का पेपर हम लोगों ने तैयार किया। इसके बाद 13 और 12 बचा है, और निश्चिंत रहिए फरवरी का करंट अफेयर्स आपको जल्द ही उपलब्ध कराऊंगा। अभी भी दोस्तों यह वीडियो घर से शूट कर रहा हूँ, तबीयत नासाज है, आपको थोड़ा हमारी आवाज़ में इस चीज़ की झलक मिल रही होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।